हिंदुस्तान का सबसे मशहूर आम कौन आपको लगता है? अल्फांसो। अल्फांसो, हाँ। अब अल्फांसो तो नाम से ही लग रहा है कि कोई अल्फांसो साहब पुर्तगाल से लाए थे। वो ब्राजील से एक आम लाए थे। उसकी कलम उन्होंने रत्नगिरी में वाओ, अच्छा। उससे अल्फांसो आम पैदा हुआ। तो उन्होंने कहा इन साइंस देयर इज नो सच थिंग एज एफ्रोडिसिएक फूड्स। इट इज अ प्ले ऑफ माइंड कि दिमाग में कुछ आपकी फितूर होता है, आपको लगता है कि आपकी ये शक्ति चली गई है। कॉल इज समथिंग व्हिच अराउजेस द डिजायर बट टेकeth away the performance। मगर महाभारत को अगर आप देखें तो उन 1,00,000 श्लोकों में कई वर्णन ऐसे हैं जो खाने के हैं। दूसरी कहानी है कि तब से अब तक दिल्ली कितनी बार बसी और कितनी बार उजड़ी। आपने कहा 7 बार नहीं, 7 से अधिक बार बसी और 7 से अधिक बार उजड़ी। तो जो हम दिल्ली की 7 गिनती करते हैं उसमें शाहजहानाबाद 7वीं दिल्ली थी। तब बाबर जो था बहुत कम समय भारत में रहा, न उसे यहाँ के फल पसंद थे, न यहाँ की मछलियाँ पसंद थी, न यहाँ के लड़के उसे खूबसूरत लगते थे काबुल के लड़कों के समान। उनकी बात क्यों कर रहे हैं? कश्मीर के सारे ब्राह्मण गोश्त खाते हैं। हाँ जी। वो शहर में कोई रामपुर में बसा, कोई पटियाले में बसा, दिस इज वेयर, कोई लखनऊ में बसा, कोई हैदराबाद चला गया, दिस इज वेयर द फूड डेवलप्ड। एंड व्हाट वी कॉल मुगलिया इज रियली द पोस्ट मुगल फूड which developed in small principalities outside Delhi। जी सर। हिंदुस्तान में पुर्तगालियों का सन 1498 में आया। चाट सिर्फ दिल्ली में ही बनती थी और दिल्ली के पहले चाट दुनिया में कहीं बनती नहीं थी और दिल्ली से चाट सब जगह फैली है। तो कहाँ बनती थी सर चाट? जहाँ जहाँ। और पुलाव जो है वो सेंट्रल एशियन पिलाव है। पिलाव जो यूरोप तक जब पहुँचता है तो पायला हो जाता है। ओके, पायला। हाँ हाँ हाँ। मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपके पॉडकास्ट में भाग ले रहा हूँ। हाँ, एंड एक चीज़ और सर मैं आपको बताना चाहता हूँ दैट यू आर द एज इज जस्ट अ नंबर, बट मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है कि इतने एक्सपीरियंस मैन इज सिटिंग ऑन माय पॉडकास्ट। आई डोंट नो वेदर एज हैज एनीथिंग टू डू विद एक्सपीरियंस और विजडम, बट वेल तो सर थोड़ा मैं आपसे थोड़ा पीछे जाके आपके जर्नी से स्टार्ट करना चाहूँगा कि जो आपके लव फॉर फूड है ये शुरू कैसे हुआ? देखिए ये बड़ी लंबी कहानी है और मैं कितना भी छोटा करूं तो थोड़ा तो उसमें फैलाव होगा ही जी। मेरी पैदाइश एक छोटे से कस्बा नुमा गांव में या गांव नुमा कस्बे में नैनीताल ज़िले में आज से 75-76 साल पहले हुई। मुक्तेश्वर उस जगह का नाम था। वहाँ एक इंस्टीट्यूट था जो इंपीरियल वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहलाता था। आज़ादी के बाद इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया था। एक बड़ी अच्छी लैब वहाँ थी। तो हम लोग नैनीताल से 32 मील दूर थे। अल्मोड़ा पड़ोस में 14 मील था। दोनों जिला मुख्यालय थे। अल्मोड़े में बिजली नहीं थी, मुक्तेश्वर में बिजली थी। अच्छा। मुक्तेश्वर में हमारे घर में जो टेलीफोन था उसकी लाइन पहले नैनीताल एक्सचेंज आती थी और वहाँ से लौट के आती थी। अगर आप उसी कस्बे में 2 लोगों को तो मेरा कहने का और वहाँ मोटर नहीं चलती थी। अच्छा। हम पैदल 30-35 मील का सफ़र तय करके काठगोदाम रेलवे स्टेशन तक पहुँचते थे। सबसे नज़दीक जो मोटर स्टेशन था वो भवाली में था जो करीब 20-25 मील दूर था। तो मैं आपको इसलिए बतला रहा हूँ कि हम लोग कटे हुए थे बाकी दुनिया से और वहाँ मेरे पिता डॉक्टर थे उस इंस्टीट्यूट में और मेरी माँ जो उनकी पत्नी थी जाहिर है शांति निकेतन से पढ़ के आई हुई थी। तो मेरी माँ बहुभाषीविद थी। उनके पिता राजकोट कॉलेज में टीचर रहे थे, प्रिंसेस कॉलेज में, और उसके बाद वो कई रियासतों में दीवान वगैरह रहे थे। तो इस बैकग्राउंड का अर्थ ये था कि माँ कई जगह रही थी। माँ का जन्म काठियावाड़ का था। पढ़ाई बनारस, इलाहाबाद, कलकत्ता में हुई थी। पिता के साथ वो रामपुर, मैसूर में रही थी, जूनागढ़ में रही थी। तो हमारे घर में खाने का जो रूप था वो पहाड़ी रूप नहीं था जहाँ हम रह रहे थे। अलग अलग जगह की इन्फ्लुएंस थी। अलग अलग जगह के इन्फ्लुएंस ही नहीं थे। अलग अलग जगह का खाना नियमित रूप से बनता था। कभी सांभर बनती थी, कभी काठियावाड़ी दाल बनती थी, कभी मराठी श्रीखंड बनता था, कभी दही माछ बनता था, कभी रामपुरी कबाब बनते थे। माँ शाकाहारी थी। अच्छा। पिता लखनऊ के पढ़े थे। वो आज से 100 साल पहले उन्होंने मेडिकल कॉलेज से डॉक्टरी पढ़ी थी। ग्रेट। और खाने के शौकीन थे। तो वो अपने ज़माने में उन्होंने मुजरे भी सुने थे। ठुमरी गज़ल में भी उनकी रुचि थी। क्या बात है। और कबाब रोटी खाने में उनको बड़ा मज़ा आता था। अब ऐसे घर में जन्म लेने का अर्थ ये था
कि पिता खाने के शौकीन, और पिता भी बंगाली बोलते थे, उनका उर्दू में तलफ़्फ़ुज़ बहुत अच्छा था। अच्छा। और वो माँ से कहते थे आज ये बनाओ और खिलाओ। और जब माँ बना के खिलाती थी तो फिर एक बहस शुरू होती थी कि इसका खाने का असर क्या होता है, इस खाने से कोई फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता हमारी ज़िंदगी में। और माँ चूँकि बहुत पढ़ी लिखी महिला थी, वो रविन्द्रनाथ ठाकुर की प्रशिष्या थी, अमर्त्य सेन के नाना जी से उन्होंने संस्कृत सीखी थी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी उनके दूसरे गुरु थे, टान यू निशान जो चीनी के प्रोफेसर थे उनसे उन्होंने चीनी सीखी थी। पिता के प्रेम में पढ़कर पढ़ाई छोड़कर शादी करने के पहले वो उन पांडुलिपियों की खोज कर रही थी जो भारत से तिब्बत गई थी और अब यहाँ लुप्त हो गई हैं। तो वो तिब्बती भाषा जानती थी, थोड़ी चीनी जानती थी, गुजराती, मराठी, बंगाली, उड़िया सब जानती थी। इस सब का लाभ खाने में ये होता था कि उनसे पिताजी कुछ जरा सी बात पूछें तो विस्तार से बतलाती है कि खाने में ये पदार्थ पड़ा है, इसकी तासीर ये है, इसका गुणदोष ये है, आयुर्वेद के अनुसार ये होता है। अब इस पृष्ठभूमि को अगर आप ध्यान में रखें तो मेरी उम्र रही होगी 10 साल की। तो एक दिन चर्चा एफ्रोडिसियक फूड्स पर हो रहा था। ओके। तो मैंने अपनी माता से पूछा कि एफ्रोडिसियक फूड्स क्या होते हैं। तो उन्होंने कहा देखो ये अभी तुम्हारे समझ में नहीं आएंगे, ये वीर्यवर्धक, पुष्टिवर्धक, स्तंभक, बाजीकरण वाले ऐसे खाने होते हैं जो गृहस्थ को, क्योंकि हमारा परिवार में दोनों माता पिता खुले दिमाग के थे, तो सेक्स आदि की चर्चा करने में झिझकते नहीं, ओपन माइंडेडनेस, वेरी मच ओपन माइंडेड। तो उनका कहना था जब तुम बड़े होगे तो ये विषय तुमको खुद समझ में आ जाएगा। ये एक विशेष प्रकार का भोजन होता है जो मैथुन की शक्ति को बढ़ाता है। जी। पिताजी जो थे वो डॉक्टर थे, तो उन्होंने उसमें अपना पुट देना ज़रूरी समझा। तो उन्होंने कहा इन साइंस देयर इज़ नो सच थिंग एज एफ्रोडिसियक फूड्स, इट इज़ अ प्ले ऑफ माइंड, कि दिमाग में कुछ आपकी फितूर होता है, आपको लगता है कि आपकी ये शक्ति चली गई है। अब तब माँ ने फिर उसमें भाग लगाया। उन्होंने कहा कि देखो शेक्सपियर का एक प्ले है मैकबेथ जिसका पोर्टर सीन है। अब ये आप उस बच्चे से बात हो रही जो 10-11 वर्ष का है। तो उन्होंने कहा कि उसमें वो पोर्टर सीन में कहता है कि अल्कोहल इज समथिंग विच अराउजेस द डिज़ायर बट टेकeth away the performance। ओके। तो अब मज़े की बात ये थी कि हमारे लिए शेक्सपियर और मैकबेथ अनजाने नहीं थे, थोड़ी सी शराब पीना भी अनजाना नहीं था। अच्छा। क्योंकि माँ ने हमारा अक्षरारंभ कराने के पहले संस्कृत हो या अंग्रेजी हमको क्लासिक्स पढ़ाना शुरू किया था, बच्चों की जितना समझ में आए। वो अमर चित्र कथा तो तब होती नहीं थी, मगर इलस्ट्रेटेड क्लासिक्स होते थे और कुछ अच्छी सचित्र किताबें होती थी। अब ये सब जब चल रहा था दिमाग में तो मैं मुझसे छूटा नहीं गया। मैंने फिर भी सोचा कि मतलब क्या करें। तो यहाँ से शुरुआत हुई कि कुछ खाने ऐसे होते हैं जिनका एक सिरा सेक्स से जुड़ता है, दूसरा सिरा क्लासिकल साहित्य से जुड़ता है, कई भाषाओं में उसका संबंध बनता है। और विज्ञान की दृष्टि से कुछ उसके जो क्लेम्स हैं, दावे हैं, वो सच नहीं हैं। ये सारी बातें कहीं दिमाग में उस बीजारोपण 10-11 वर्ष की उम्र में हो गया। कुछ संयोग ऐसा हुआ कि जब मैंने पढ़ाई लिखाई शुरू की तो फिर मैंने इतिहास पढ़ा, संस्कृत पढ़ी और फिर दिशा बदल कर अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़े। जब अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़े तो मेरा विषय दक्षिण पूर्व एशिया था, जो मसाला राजमार्ग था। तो फिर दालचीनी, लवंग कहाँ से आते थे, कहाँ फूड रिलेटेड चीज़ें फिर बीच में आ गई। निश्चित रूप से आती रही कि भारत में ही वो दो मार्ग जुड़ते थे, एक रेशम राजमार्ग, एक मसाला समुद्री मार्ग, और यहाँ से अरब सौदागर मसाले लेके जाते थे। हाँ, जो ट्रेडिंग होती थी। एब्सोल्युटली। हाँ। सो ये खाने में मेरी रुचि निरंतर बढ़ती चली गई जी। तो कुछ सेमी प्रोफेशनली, कुछ खाने की वजह से। सन 65 में पहली बार दिल्ली आया पीएचडी करने के लिए। अच्छा, उसकी कहानी भी बड़ी विचित्र है कि मैंने 18 साल की उम्र में, 18.5 साल की उम्र में एमए कर लिया था। वो इस कारण था कि पढ़ाई हुई नहीं, होम स्कूलिंग हुई। होम स्कूलिंग हुई तो आप इम्तहान देने के लिए, बोर्ड का इम्तहान देने के लिए तो प्राइवेटली दे सकते थे। मगर जब आप भर्ती के लिए कॉलेज में जाते थे तो एक उम्र होती थी। दिल्ली में तब वो 16 वर्ष की थी, वो नहीं हो सकती थी। और तो घर में पढ़ाई जारी रही। इस तरह से तब 2 साल का बीए और 2 साल का एमए होता था। मैंने 18 साल 3-4 महीने में एमए कर लिया। अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। न तो मैं आईएएस के लिए बैठ सकता था, न कहीं कुछ नौकरी तत्काल कर सकता था। पिता से पूछा तो उन्होंने कहा हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुमने डॉक्टरी नहीं पढ़ी। हमें थोड़ा दुख हुआ, मगर अब तुम डॉक्टरी नहीं पढ़ रहे हो तो तुम्हें हमारी राय लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने छोड़ दिया। माँ से पूछा तो उन्होंने कहा जो तुम्हारा करने का मन हो करो, वो तुम नहीं रहना है। तो जब मैं दिल्ली आया पीएचडी करने के लिए तो मैंने दाखिला लिया कि इंडियन स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में। उसका एक बड़ा अच्छा हॉस्टल था।
उस हॉस्टल में रिवाज ये था कि हर दिन एक खाना बनता था। एक दिन इडली डोसा, एक दिन छोले भटूरे, एक दिन पराठे, एक दिन हाँ, जो यहाँ का खाना जो बनता है अलग अलग जगह का, अलग अलग जगह का खाना। अखिल भारतीय छात्रावास था। मगर रोज़ वहाँ लोग नाक चढ़ा के बिलकते थे, अरे सांभर आ गई, आज मद्रासी खाना है, अरे आज ये छोले भटूरे पंजाबी। हमको हर खाना अपना लगता था। तब मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि हमारे घर में कितनी उदारता से खाने के स्वाद के जायके की कितनी धाराओं का संगम होता था। जी। वो एहसास मुझे पहली बार हुआ कि ये खाना वर्जित है, ये खाना सोमवार मंगलवार इतवार को नहीं खा। जैसा मैंने आपसे अर्ज़ किया, माँ शाकाहारी थी और फादर मांसाहारी थे, और घर में सब कुछ हर दिन बनता था। हाँ, इतना होता था एकादशी हो, पूजा पाठ का दिन हो तो नहीं बनता था नॉनवेज। अच्छा, माँ रसोई में कुछ नहीं बनाने। अच्छा, बाहर जाके खा सकते? नहीं, बाहर जाके नहीं, घर के कोने में अच्छा। दूसरा चूल्हा लगता था जिसमें खाना बनता था, और एक ही मेज पर बैठकर सब लोग खाते थे। ओके। और वो विचित्र घर था कि हमारे घर में रसोई में हमारे काम करने वाला सोमेश्वर का बागेश्वर के पास एक गांव है, वहाँ का पहाड़ी ठाकुर था। वो मेरे पिता को रसोई में नहीं आने देता था, जिनका घर था। उनका कहना था कि आप डॉक्टर हैं, आप मरीजों की नब्ज़ पकड़ते हैं। जिन्हें किसके आपने नब्ज़ पकड़ी थी, क्या किया था आपने, हाथ धोए कि नहीं धोए, गोमूत्र के छींटे अस्पताल से आने के बाद अपने ऊपर डाले कि नहीं डाले। जाहिर है कि मेरे पिता ये सब नहीं करते थे, तो उनके लिए अपने घर की रसोई में प्रवेश ये सब उस घर में होता था। ओके। मगर ये इस कारण मेरी शुरुआत खाने की हुई। मुझे लगा कि खाना एक ऐसी चीज़ है, देखिए 12-13 वर्ष की उम्र में आपके हार्मोनल सिक्रेशन भी होते हैं, आपका सेक्सुअल अराउजल भी होता है। तो उसी समय ये चटखारे और खाने भी मेरे दिमाग में आ रहे थे। तो मुझे लग रहा था कि दो चीज़ें ऐसी हैं जिनमें संयोग है, सेक्स और खाना, जिसमें हर एक व्यक्ति की रुचि होती है। मेरी तो थी जी जी। और हर एक व्यक्ति अपनी अपनी तरह से आजमाता है प्रयोग। बिल्कुल। तो वो खाने के, और क्या आपको रास आता है क्या नहीं आता, यहाँ से कहानी की शुरुआत हुई है कि जो मेरा ऑब्सेशन विद फूड है वो आज तक छूटा नहीं। बिल्कुल संक्षेप में अंत में मैं कहूँ, जब मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ना शुरू किया तो संयुक्त राष्ट्र संघ के मसौदे में एक बड़ा प्यारा वाक्य है, वॉर बिगिंस इन द माइंड्स ऑफ मेन, सेक्स ऑल्सो बिगिंस इन द माइंड ऑफ मेन। और अब खाने को याद करें तो लार चूने लगता है। वो जो पावलोवियन रिएक्शन होता है, सारी चीज़ों का सहयोग यहाँ होता है। तो इससे आपकी रुचि खाने में निरंतर बढ़ती चली गई। तो जो आपने और ज़्यादा इसको एक्सप्लोर करना शुरू करा, ये क्या कॉलेज में थे, कॉलेज के बाद की बात है? जैसे कॉलेज घर में ही एक्सप्लोर करना, वो तो स्टार्टिंग से कर दिया था। तो घर से जब आप बाहर भी आए तो आपको लगता है खाना तो बड़ा फीका है, ये खाना तो बड़ा नीरस है। तो हमारे कुछ बड़े अच्छे मित्र थे दिल्ली में, उनमें एक शायद हैं, अभी हैं, तो वो पुरानी दिल्ली में रहते थे। तो वो कहते, ये खाना कैसे तुम लोग खा लेते हो, हॉस्टल का खाना अच्छा था। आप कहाँ से पढ़े हुए हैं? मैं पढ़ा हूँ नैनीताल डीएसबी गवर्नमेंट कॉलेज का। और एमए करने के बाद यहाँ आया मैं स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज। अच्छा, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल सप्रो हाउस में। ओके। बंगाली मार्केट के पास का इलाका। जी जी जी। तो होता ही था कि ज़माना सस्ता था। मैं शंकर मार्केट में एक आज़ाद ढाबे में एक दिन खाने गया, नया 70 पैसे में मैंने 4 रोटियाँ तंदूर की खाई, आधा प्लेट दाल मुझे मुफ्त में मिली, आधा प्लेट सब्ज़ी 4 आने की खरीदनी पड़ी। इसमें भरपेट भोजन था, खाने में कोई दोष नहीं था, सस्ता खाना था, दाल में घी जाहिर नहीं था, सब्ज़ी सबसे सस्ती वाली थी, मगर खाना रोटियां खरी थी। अब जब हम हॉस्टल में आए तो हॉस्टल का खाना इसकी तुलना में स्वर्ग का सा था, मगर लोगों को घर के खाने की तुलना में वो बड़ा फीका नीरस बुरा लगता था। तो ये जो हमारे मित्र जिनका मैं जिक्र आपसे कर रहा हूँ, उनका ये कैसे तुम घास फूस खा लेते हो, गोश्त के नाम पे एक बोटी मिलती है, ये रोटियां ठीक से सिकी नहीं है, हम घर से खाना लाएंगे। तो वो घर से बांध कर हमारे लिए जामा मस्जिद से घर के बने पसंदे मेथी कीमा, मेरा शामिश भोजन, कभी साग मीट लेके आते थे। उसको खाते खाते लगा कि दिल्ली के इस खाने का स्वाद, पुरानी दिल्ली का, वो नहीं है जो हमारे घर में बनता था। जी। क्वालिटी बहुत अच्छी है, हमारे घर में भी क्वालिटी बड़ी अच्छी थी, मगर दोनों में फ़र्क है, हमारे साग मीट में और इनके साग मीट में, हमारे मेथी कीमे में और इनके मेथी कीमे में। फिर मेरी एक सहपाठिनी थी सुवर्णा भट्ट, तो वो शुद्ध शाकाहारी थी, उनको उस खाने में मज़ा नहीं आता था। उन्होंने कहा मैं आपको खाना खिलवाऊंगी पोपट काकानी लॉज में। तो बस पकड़कर 1.5 घंटे के लिए हमने बस की प्रतीक्षा की, बस में लटकते फटकते वहाँ राजनिवास मार्ग में गए। पोपट काकानी लॉज, वहाँ एक छोटा गुजराती ढाबा था जहाँ गुजराती खाना मिलता था। जाहिर है कि वो गुजराती घर के खाने की तुलना में फीका था, मगर स्वाद बदलने के लिए वो सही था, तुलना में बहुत अच्छा था। वो फिर मुझे अपने संग एक मित्र के पास ले गई जिनके कपड़े का व्यापार था,
नैना थी, नैना संपत, कमला नगर में उनके घर की आड़त थी कपड़ों की, उनके घर में घर का खाना बनता था। तो फिर वो मेथी के थेपले हों, खाकरे हों, वो दाल ढोकली हो, वो सब खाने का सुख था। ये घर में नहीं बनते थे हमारे, मगर हमारे तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि हमारे घर में काठियावाड़ी खाना बनता था, जहाँ मेरी माँ का जन्म हुआ था। ओके। मगर काठियावाड़ गुजरात का एक हिस्सा है जी। जो काशीनु मरण सूरत जो जमण है, वो सूरत का खाना काठियावाड़ के खाने से फ़र्क है, बड़ौदा का खाना फ़र्क है। तो वो बात मेरे समझ में आने लगी कि जिसे हम गुजराती खाना कहते हैं या जिसे हम बंगाली खाना कहते हैं, हमारे घर में जो बनता था वो एक तरह का बंगाल था। हाँ जी, बहुत डाइवर्सिटी है, बहुत डाइवर्सिटी है। तब वो मेरे मन में जो कुतूहल थोड़ा बढ़ा, तो और सस्ता खाना होता था। एक सर्वेंट क्वार्टर्स में एक मेस था करजन रोड पे, हरीशचंद्र माथुर लेन पे, उसका नाम था नायर मेस। तो जो हमारे दक्षिण भारतीय सहपाठी थे वो कभी कभार घर का खाने का स्वाद लेने को वहाँ जाते थे। ओके। तो वहाँ जो खाना मिलता था वो हमारे घर के मद्रासी खाने से, तथाकथित मद्रासी खाने से बिल्कुल फ़र्क था, क्योंकि हमारे घर में मैसूर का, बेंगलोर का, कन्नड़ी का खाना बनता था। अच्छा। जिसको हम सांभर कहते थे, यार हम अपना दैट इज नॉट एग्जैक्टली साउथ इंडियन, जो हम एक उसको टाइप कास्ट कर देते हैं। टाइप कास्ट करते हैं। हमारे घर में मैसूर बेंगलोर का खाना बनता है, जहाँ मेरे नाना रहे थे जी, जहाँ मेरी माँ ने वो खाना सीखा था जी। या हमारे पिता के मित्र तमिलनाडु के ब्राह्मण मुक्तेश्वर में जो थे, मिसेस गोपाल कृष्णन, मिसेस सीतारमन, तो मिसेस नीलकंठन, उनके घर में जो खाना बनता था कि LG की हींग होगी, 777 का मसाला होगा, इमली गीली वाली होगी। मैं आज से 60-65 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। हमारे घर का खाना वो था। मगर जब यहाँ मैंने खाना शुरू किया तो नायर साहब के मेस में जो खाना मिलता था वो केरल के नायर रसोई का खाना था। तो तब मेरे मन में ये कुतूहल फिर बढ़ता ही चला गया कि इसकी कितनी परतें हम खोल सकते हैं और हमें सबसे अच्छी कौन लगती है। तो सर, जब आप दिल्ली आए, दिल्ली आने के बाद आपको पहले तो दिल्ली कैसा लगा? क्या एक्सपीरियंस था आपका वहाँ और यहाँ में? नहीं, दिल्ली जब मैं आई, देखिए आपका प्रश्न बड़ा रोचक है। हाँ। मगर दिल्ली में पहली बार नहीं आ रहा। अच्छा, आप पहले आए? मेरे पिता हर वर्ष दिल्ली जाड़ों में आते थे। अच्छा, उनकी बहन का विवाह यहाँ था। अच्छा, तो हम कभी गोल मार्केट में, कभी पर्शिंग स्क्वायर में, कभी पेशवा रोड में, कभी अतुल ग्रोव रोड में, कभी टेलीग्राफ लेन में, जैसे उनकी पदोन्नति होती थी उनके बहनोई की, हम छोटे क्वार्टर से बड़े बंगले तक उनके संग रहते थे। मेरी माँ के शांति निकेतन के अनेक मित्र थे, जिनमें जो सबसे समृद्ध थी वो कमला आंटी थी, पुष्पा आंटी थी। शांति निकेतन जो कलकत्ता में है? कलकत्ता से दूर, थोड़ा। अच्छा, थोड़ा दूर है। कलकत्ता में उनका जोरासांको में महल है, टैगोर का, रविंद्रनाथ टैगोर जी का। मगर शांति निकेतन बोलपुर में कलकत्ता से थोड़ा आगे दूर है। ओके 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 ओके। उनके जो सहपाठी थे उनमें कुछ बहुत संपन्न लोग थे, जैसे कमला आंटी थी। तो उनकी कोठी नंबर 3 पृथ्वीराज रोड पे थी, जो टेहरी के महाराज से उन्होंने खरीदी थी। उनके पति रंजीत राय नाती थे, पोते थे सरगंगा राम के। तो हम वहाँ भी खाने जाते थे। पिता के मित्र पुण्यव्रत भट्टाचार्य थे, जो C2 92 मोतीबाग में रहते, वहाँ भी रहते थे। सर, आपको सब एड्रेस भी याद है, कमाल। तो महीनों हम वहाँ रहते थे, बरसों रहते थे। तो मेरा दिल्ली आना बचपन से था। मुझे वो दिन याद है जब हम लोग पिताजी के साथ आते थे और वो हमें वेंगर्स में कुछ खिलाते थे। बुआ के लड़के बहुत ऑर्थोडॉक्स थे, उनको इजाज़त नहीं थी केक, पेस्ट्री खाने की, कबाब खाने की। तो उनके लिए फिर चाट खरीदी जाती थी, वो टिक्की वगैरह खाते थे। तो हनुमान मंदिर के सामने से खाना शुरू होता था। मेरी माँ कहती मेरा पेट लक्कड़ हजम पत्थर हजम है, वो सब कुछ खाती थी। पिताजी डॉक्टर थे, वो हमको वो सब नहीं खाने देते थे। तो हम लोग वेंगर्स में खाते थे, कुछ पेटीज खाते थे। तो वो दिल्ली का जो मेरी याददाश्त है वो आपको क्या बताऊँ मैं। 46 दिसंबर में मेरा जन्म हुआ है और 54-55 से मुझे दिल्ली बहुत स्पष्ट याद है कि हम कहाँ जाते थे, क्या खाते थे। तो सर, दिल्ली आपको इतने अच्छे से आज, मैंने आपका एक एपिसोड देखा था नेटफ्लिक्स पे, जो एपिक पे भी आता था, राजा रसोई और अन्य कहानियाँ। उसके एक एपिसोड देखा था मैंने दिल्ली के ऊपर। तो सर, क्योंकि मैं भी दिल्ली का रहने वाला हूँ, तो मैं यहीं सबसे ज़्यादा हिस्ट्री अभी पहले यही की जानना चाहूँगा। तो सर, थोड़ा आपको बताऊँ, अगर ये आप जानना चाहेंगे तो इसमें एक बड़ी रोचक बात है जी। मैंने अभी हाल एक पुस्तक समाप्त की है। ओके। स्पीकिंग टाइगर छाप रहा है। ओके। स्टोरी ऑफ दिल्ली थ्रू इट्स फूड। स्टोरी ऑफ, वाओ। हम शुरू करते हैं इंद्रप्रस्थ से, महाभारत जी 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 जी। अब आप कहेंगे महाभारत के काल का तुम्हें क्या पता क्या खाते थे क्या नहीं खाते थे जी। मगर महाभारत को अगर आप देखें तो उन 1 लाख श्लोकों में कई वर्णन ऐसे हैं जो खाने के हैं जी। अगर आप याद करें तो वो एक नया महल उन्होंने बनाया था जी,
जिसमें दुर्योधन की मानहानि हुई थी, जी, वो जी, जमीन जी, को जी। पानी, पानी को जमीन समझकर द्रौपदी हंसी थी और वो बदला लेने की प्रतिशोध की भावना उसके मन में भड़की थी। जब राजसू यज्ञ युधिष्ठिर ने कराया, जब उनका राज्याभिषेक हुआ तो दावत दी गई जी। और उसमें वर्णन है कि कौन कहाँ से आया और किसके लिए क्या खाना पकाया गया। वो तरलाल दलाल की तरह पाक विधि उसमें नहीं है, मगर चीज़ों का उल्लेख है। Okay. भीम ने जहर के लड्डू खाए और कहाँ खाए, जब भीम ने एकांतवास के दौरान वनवास में रसोई में काम किया तो कैसे काम किया, तो ये सारे प्रसंग उसमें हैं और चीज़ों के उल्लेख हैं। Okay. तो एक तो ये कहानी है। दूसरी कहानी है कि तब से अब तक दिल्ली कितनी बार बसी और कितनी बार उजड़ी। आपने कहा 7 बार। नहीं, 7 से अधिक बार बसी और 7 से अधिक बार उजड़ी। ओके। 7 बार तो गिनती कहाँ से होती है? गिनती होती है राय पिथौरा लालकोट से, जो कुतुब मीनार के आसपास का ओके, इलाका है। ओके। उसके बाद सीरी जो अलाउद्दीन खिलजी बनाते हैं, ठीक। उसके बाद तुगलकाबाद जो गयासुद्दीन तुगलक बनाते हैं, फिरोजाबाद फिरोज शाह कोटला जो तुगलक बनाते हैं। ओके। तो ये गिनती अगर हम, उसके बाद जहाँपना जो को बनाने की कोशिश मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली में की थी, फिर हुमायूं की वो दिल्ली जो अधूरी रह जाती है, शेरशाह की दिल्ली शेरमंडल जो शेरगढ़ जो अधूरा रह जाता है। तो जो हम दिल्ली की 7 गिनती करते हैं उसमें शाहजहानाबाद 7वीं दिल्ली थी। अच्छा। मगर उसमें हम इंद्रप्रस्थ को नहीं गिनते हैं। ओके। हम उन्हीं दिल्लियों को गिनते हैं जिनका ऐतिहासिक महत्व है। ओके। मगर अगर आज आप देखें तो फिर एक नई दिल्ली बनी। जी। वो नई दिल्ली शाहजहानाबाद के बाद बनी। जी। तब शाहजहानाबाद पुरानी दिल्ली हो गया। जी। मगर जो नई दिल्ली बनी, अंग्रेज़ों ने जो बनाई, 1911 में राजधानी बदली और 21 तक इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ। जी। तो उसके बाद तो दिल्ली आज़ादी के बाद फिर बदल गई, फिर रिंग रोड की इधर भी चली गई और एनसीआर हो गया। जी। तो अगर आप गिने तो 10-11 दिल्ली आप आराम से मजे में गिन सकते हैं। तो ये तो हो गया इसका सिग्निफिकेंस। हाँ। तो उसमें जब खाना है, हाँ, हर जगह बदला है। हाँ, खाना मेन है। क्योंकि जो आप ही मैंने अल्तमिश बलबन अलाउद्दीन खिलजी की दिल्ली थी, वो तुर्को अफगान दिल्ली थी। ओके। जिसमें कबाब थे, रोटी थी, नान था, उस तरह की चीज़ें थी। मगर जिक्र हमको पुलाव, बिरयानी, नायाब चीज़ों का नहीं मिलता है। ओके। मगर खाने का वर्णन विस्तार से मिलता है हमको उसमें इब्न बतूता के सफ़रनामे में और समकालीन और इतिहासकारों ने जिन्होंने उस सुल्तान के बारे में लिखा है। उसमें समोसे का जिक्र मिलता है, उसमें शरबत दिलगीर का जिक्र मिलता है, उसमें मिठाइयों के जिक्र मिलते हैं। मगर वो खाना बिल्कुल फ़र्क है, उस खाने का विस्तार से वर्णन है। ओके। अब आप बाद में आए तो मुगलिया खाने की बड़ा हल्ला है जी, कि ओल्ड दिल्ली में ये खाने जाना है। मगर अगर आप अपने सच अपने दिल से पूछें तो कौन मुगल खाने का शौकीन था? बाबर जो था बहुत कम समय भारत में रहा, न उसे यहाँ के फल पसंद थे, न यहाँ की मछलियाँ पसंद थी, न यहाँ के लड़के उसे खूबसूरत लगते थे काबुल के लड़कों के समान। और वो अच्छा। हाँ, वो बाबर नाम हाँ, यस। हुमायूं भटकता रहा जिंदगी भर दर बदर। शेरशाह ने उसको हकाल दिया था दिल्ली से। जी। अकबर 13 साल की उम्र में बादशाह बना, अपनी राजधानी आगरा उठा ले गया। उसके बाद जहांगीर दारू पी के मर गया। उसका समय लाहौर और श्रीनगर कश्मीर में बीता, दिल्ली में वो रहा ही नहीं। अब उसका बेटा शाहजहां जो था वो बनाने में व्यस्त रहा आगरा और दिल्ली, और उसके बेटे ने उसे आगरा में कैद करके रख लिया। हाँ जी। खुद औरंगजेब अपनी 90 साल की ज़िंदगी में 50 साल दक्कन में रहा, 40 साल की उम्र में बादशाह बना, खाने पीने का शौकीन नहीं था। तो किस मुग़ल बादशाह ने खाना खाया? उसके बाद जो मुग़ल बादशाह आए उनके पास पैसा ही नहीं था। बहादुर शाह जफ़र जो थे वो अंग्रेज़ों के पेंशन याफ्ता थे। तो ये एक मिथक है कि मुगलिया खाना जो था वो बड़ा जानदार खाना था, बड़ा ज़बरदस्त खाना। आज अगर आप खाना बेच रहे हैं किसी होटल में तो ये आपके हित में है। आप ये कहिए कि मैं तो, मेरा जो कारीगर है वो मुगलिया सल्तनत का कारीगर था। हाँ, ऐसा बोला जाता है। वहाँ जब करीम्स और अल जवाहर भी जाते तो ये बोला जाता है। नहीं, अल जवाहर के तो नाम से है कि उसका नामकरण जवाहरलाल नेहरू के नाम पे हुआ है। न्यू जवाहर, अल जवाहर, ये क्लेम भी कितना सच झूठ है तो ईश्वर जाने। हाँ। मगर चूंकि जवाहरलाल नेहरू की ससुराल पुरानी दिल्ली में थी। क्या बात कर रहे हो सर, ये तो मैं अच्छा सीताराम बाजार में थी। हाँ। तो वो जाहिर है कि वो जब घोड़े में चढ़ के अपनी शादी के लिए आए थे तो उस समय तो युवक हृदय सम्राट थे, पुरानी बात है। हाँ जी। तो उस जमाने में संभव है कि उनके नाम पे किसी नाम रख दिया गया हो जवाहर जो मुसलमान था, उसने कहा साहब हमारे तो ना, तब तक तो पार्टीशन नहीं हुआ था। हाँ जी। जवाहर के नाम पे होटल खुल गया। मगर करीम वाले कभी कहते हैं इस्टेब्लिश्ड इन 1911, तो फिर वो मुगलों के ज़माने से कहाँ आ गए। हाँ। और देखिए, जो मैं आपको कथानक समझा रहा हूँ, अंग्रेज़ों के लिए ये फ़ायदेमंद चीज़ थी कि वो चाहते थे कि उनकी हिंदुस्तान में हुकूमत लेजिटिमाइज हो जाए। ओके। दे वांटेड टू लेजिटिमाइज देयर रूल
and they had exiled the last Mughal emperor, and they wanted to be in succession Okay. with the great Mughal emperor. Okay. तो खाना भी उनके लिए आ गया. हकीकत ये है कि जब दिल्ली उजड़ी और एक से ज़्यादा बार उजड़ी, जी, कभी सिखों ने लूटा, कभी जाटों ने लूटा, कभी मराठों ने लूटा, कभी अफगानों ने लूटा, अब अहमद शाह अब्दाली ने लूटा, कभी पर्शियन नादिर शाह ने लूटा. दिल्ली लूटती रही फ्रॉम 16th century onward टिल प्रेजेंट ईयर. तो वो खाना हर बार बदलता गया. तो खाना हर बार जब मुग़ल के ज़माने में वो यहाँ से कोस भागे, कोई रामपुर में बसा, कोई पटियाले में बसा, दिस इज़ वेयर, कोई लखनऊ में बसा, कोई हैदराबाद चला गया, दिस इज़ वेयर द फूड डेवलप्ड. एंड व्हाट वी कॉल मुगलिया इज़ रियली द पोस्ट मुग़ल फूड which developed in small principalities outside Delhi, Rampur, Patiala, Awadh, Khairabad, Hyderabad, etc. And that food, the British got into Delhi. British did not get into Delhi. That sooner, when Delhi became peaceful, that food came back to Delhi. Okay. So it is not Delhi Mughaliya food going out. Food developing outside is coming to Delhi. Coming back to Delhi. Oh, that is interesting. That is my hypothesis. Yeah, but मैंने सर उसमें एक चीज़ सुनी थी, बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे लगी. वो ये था कि उसमें आपके साथ एक और जेंटलमैन थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, जो राजा रसूल अन्य कहानी के उस एपिसोड में. तो उन्होंने एक स्टोरी बताई थी कि जब शाहजहाँ दिल्ली आया था, तो मेरे को क्योंकि जाना है आपका पॉइंट ऑफ व्यू, तब उसके जो फिजिशियन था, जो जनरल फिजिशियन, उसने कहा था कि जो यमुना का पानी है वो आपकी पूरी फौज को और आर्मी को मार देगा और आप लोग इसको पचा नहीं पाओगे. तो इसीलिए उन्होंने खाने में मिर्च और चिकनाई दोनों बढ़ा दी, और वो बना नॉन वेजिटेरियंस के लिए, और जो वेजिटेरियंस के लिए बना वो बना चाट. क्या मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूँ. मुझे लगता है किससे कहानियाँ लोगों को उलझाने के लिए है. आप 3-4 हिस्टोरिकल फैक्ट्स को याद कीजिए. जी. दिल्ली कितनी बार उजड़ी, इसका जिक्र हम कर चुके हैं, कितनी बार बसी हम उसका जिक्र कर रहे हैं. जी. ये हज़ारों लोग दिल्ली में बस रहे थे. जी. ये जमुना का पानी थोड़ी पी रहे थे, ये बावड़ियों का पानी पी रहे थे, ये कुओं का पानी पी रहे थे, ये वो उन स्रोतों का पानी पी रहे थे जो साफ़ सुथरे थे. तो कैसे मैं मान लूँ कि शाहजहाँ के आने के पहले सारे लोग जमुना का पानी पीते थे और बचे रहते थे. नंबर 1 सही बात. हाँ. नंबर 2, दिल्ली में बावड़ियाँ बहुत सारी हैं, सिंह की बावड़ी से लेके राजों की भैंस से लेके और बावड़ियाँ हैं, गंधक की बावड़ी है. मगर मेरा ये मानना है कि बावड़ी कुएं, धौला कुआं है, लाल कुआं है. अच्छा. हाँ. ये जो कुओं के नाम है वो रंग के हिसाब से हैं. तो लोग पानी पीते थे, जिंदा रहते थे. हाँ. जाहिर है कि जहाँ मुर्दा बहाया जाता है, जहाँ लोग नहाते हैं, वहाँ का पानी उठा के नहीं पीता कोई भी. जी. सवाल ही नहीं पैदा. ऑफ कोर्स. दूसरी बात अपने दिमाग में ये याद रखें, मिर्च हिंदुस्तान में कब आई? जी सर. हिंदुस्तान में पुर्तगालियों के संग 1498 में आई. ओके. 1498 में तो वास्को डी गामा यहाँ पहुँचा. हाँ. मिर्च आते आते और कुछ टाइम लगा होगा, 1500 कुछ में. ओके. शाहजहाँ 1600 कुछ में दिल्ली शहर को बसा रहे हैं. तब तक क्या मिर्च इतने सारे हिंदुस्तान में फैल गई है कि मिर्च को डालिए और चिकनाई बढ़ाइए? ये सब बेकार की बात है. ओके. सही बात है. और क्या चाट सिर्फ दिल्ली में ही बनती थी, और दिल्ली के पहले चाट दुनिया में कहीं बनती नहीं थी, और दिल्ली से चाट सब जगह फैली है? तो कहाँ बनती थी सर चाट? जहाँ जहाँ गरीब आदमी के पास 2 जून के खाने के अलावा चारा नहीं था, वो चबेने के लिए कुछ ऐसी चीज़ खाता था जो सस्ती हो. मैं आपको उदाहरण दूँ, बंगाल की झालमुड़ी, झालमुड़ी. हाँ जी. हाँ जी. जो भेलपुरी. हाँ जी. हाँ जी. हाँ जी. या आपने कहा कि आलू भी पुर्तगालियों के साथ आया जी. मगर उसके पहले हमारे पास पिंडालू, रक्तालू, कचालू हमारे अपने आलू थे. मतलब अलग तरीके के आलू है. आलू की प्रजाति अलग तरह की. बट जो मेन, जो आजकल वाइडली कंज्यूम पोटैटो है, वो पोर्चुगीज लेके है. और अगर आप देखें तो बटाटा वड़ा उसे क्यों कहते हैं? आलू का नाम पुर्तगाली भाषा में बटाटा. हाँ. पटाटास ब्रावास स्पेनिश में बोलते भी है हम. बिल्कुल बिल्कुल. ओह वाओ. ये पेरू से आया. ओके. और ये यहाँ आया. किस ईयर में सर? ये अप्रॉक्स. हाँ, अप्रॉक्स इसको आप ये मान के चलिए कि 16th सेंचुरी के एंड तक. ओके. मतलब स्पाइसेस और पोटैटो दोनों स्पाइसेस नहीं, रेड चिली. रेड चिली और पोटैटो. अगर आप देखें तो चाट में रेड चिली ही का असर नजर आता है. जी. मगर चाट में सिर्फ चिली नहीं पड़ती, उसमें हींग भी पड़ती है. हाँ जी. उसमें जीरा भी पड़ता है. जी. उसमें चटनियाँ भी तरह तरह की पड़ती हैं. तो ये कहना कि अच्छा, तीसरी बात जो मुझे सबसे बेवकूफ़ी की लगती है कि बादशाह सलामत ने पूरा शहर बसा लिया बिना ये जांच किए कि पानी कहाँ से आएगा और कौन. ये भी है, मेरे दिमाग में भी यही बात है. तो ये मेरे ख्याल में बिल्कुल बेकार की बातें हैं जो किससे कहानियाँ गढ़े जाते हैं to make it interesting. Fine, if you are a guide and you are showing somebody on a food trip, it just adds to the act basically. It adds to something. Yeah. तो सर अभी आपने रेड चिली और आलू की बात करी, मेरे को थोड़ा इन दोनों चीज़ों पे जाना है, बिकॉज
कॉमन परसेप्शन ये है कि आलू और रेड चिली क्योंकि इंडिया में इतनी यूज़ और इतनी कंज्यूम होती है, पार्ट में ये नहीं कहूँगा हर पार्ट ऑफ इंडिया में, बट मेजॉरिटी पार्ट्स ऑफ इंडिया में। इसका कारण मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आई मे बी रॉन्ग, ये इतना फैला कैसे, क्या आज स्टेपल है ये? नहीं, इसलिए फैला कि उसके पहले इसी चीज़ की कोई प्रजाति यहाँ थी। तो अगर आप कोई ऐसी क्रॉप लाते हैं जो उगती है तो दिस लाइक अ ग्राफ्टिंग। हिंदुस्तान का सबसे मशहूर आम कौन आपको लगता है? अल्फांसो। अल्फांसो, हाँ। अब अल्फांसो तो नाम से ही लग रहा है कि कोई अल्फांसो साहब पुर्तगाल से लाए थे। वो ब्राज़ील से एक आम लाए थे, उसकी कलम उन्होंने रत्नगिरी में वाओ, अच्छा। उससे अल्फांसो आम पैदा हुआ, जिसमें उस ब्राज़ीलियन आम का कुछ हिस्सा और हिंदुस्तानी आम का कुछ हिस्सा आया। बट एवरीबडी इन हॉर्टिकल्चर एग्रीज कि आम की पैदाइश हिंदुस्तान की है। हाँ। कालिदास के नाटकों में इसका उल्लेख मिलता है। मगर ये जो हमारा अब बनारस का लंगड़ा है, तो जो बनारस का लंगड़ा है वो वही आम है जो बंगाल का मालदा है। अब वो लंगड़ा क्यों कहलाता है? क्यों लंगड़ा इसलिए कहलाता है कि एक लंगड़ा तीर्थयात्री मुसलमान एक सूफी पीर की दरगाह से मालदा से वो आम खा के ज़ियारत में आया और एक गुठली वाला आया और उसने यहाँ बो दी। उससे जो आम बनारस में पैदा हुआ उसमें वो जायका था जो मालदा का बंगाल का था। तो वो लंगड़ा बनारस का उसके नाम पे ही पड़ गया। अब जो दशहरी, अब तो ये मुझे खैर ये लंबी कहानी आमों की अलग से है जी, बट सर आप एक तो आम के बारे में और बताएं, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। जैसे दशहरी है, मलियाबाद का दशहरी है जी, तो दशहरी क्यों? गांव दशहरी है वहाँ पे, मगर गांव के नाम पे ही वो नहीं है, वो दशहरी इसलिए कि 10 तापों को हरने वाला है, हाँ, फायदेमंद है। अच्छा, तो कई नाम है जो आपको गुणों के बारे में बतलाते हैं, कई नाम है जो आपको जगह के बारे में बतलाते हैं, कई नाम है जो आपको उसकी तासीर के बारे में बतलाते हैं। तो ये सारी कहानियाँ ऐसा नहीं कि सब झूठी हैं। आप जो मिर्च की बात आप कर रहे हैं, आलू की बात कर रहे हैं, हम लोग लौटे उसकी तरफ जी। अगर हिंदुस्तान में कंद नहीं होते, जिसे पिंडालू कहते हैं, कचालू कहते हैं, रक्तालू कहते हैं, भावप्रकाश निघंटू में सबका उल्लेख है। ये 5वीं-6वीं शताब्दी का आयुर्वेद का ग्रंथ है, पुर्तगालियों के आने से 1000 साल पहले का। आपके सवाल का उत्तर ये है कि ये इतनी आसानी से इसलिए फैला कि हिंदुस्तान की आबो हवा विभिन्न प्रदेशों में माकूल थी। माकूल मतलब फिटिंग, एप्रोप्रिएट फॉर इट्स ग्रोथ। ओके माफिक थी। इनके पैदा होकर एनवायरमेंटल कंडीशन सही थी। एनवायरमेंटल कंडीशंस माइक्रो क्लाइमेटिक ऐसी थी कि वो चीज़ यहाँ पहले से उगती थी। अल्फांसो आम के पहले भी आम उगता था। जी। दशहरी के पहले भी आम उगता था, बनारस में लंगड़ा पहुंचने के पहले भी आम उगता था। मगर जब सिस्टमेटिकली ये नया वाला आलू यहाँ आया तो इसकी कुछ क्वालिटीज़ थी। इसमें जायका बेहतर होता था, कसलापन कम होता था, मगर चूंकि उसकी स्पेशीज़ की यहाँ फसल उगती थी तो पूरे भारतवर्ष में फैल गया। अब आप देखिए वही बात मिर्च के संग है। अगर मिर्च की आप हिस्ट्री देखें तो 2 जो बहुत तीखी मिर्चें हैं, नागा मिर्ची, नागा झलक, भूत झलकिया, हाँ जी, पुर्तगाल से थोड़ी आई, ये तो नॉर्थ ईस्ट की पैदाइश। हाँ, एग्जैक्टली। नॉर्थ ईस्ट में सन 62 के पहले तो प्रधानमंत्री नेहरू तक याक पे चढ़ते जाते थे, तो ये मिर्च वहाँ कहाँ से पहुँच गई? ऐसा भी नहीं कि मिर्च किसी चिड़िया ने खाई, वो बीट कर दी वहाँ जाके, असंभव है। अगर आप भूटान में जाएँ तो बुमतांग में ब्लैक माउंटेन के पीछे नामी थी उनकी एक डिश है जिसमें मिर्च होती है और पनीर होता है। वहाँ की चिड़ी कहाँ से पहुँची? यहाँ भी मेरा मानना है कि जंगली मिर्ची की कोई प्रजाति भारत में होती थी। जब मिर्ची पुर्तगाली भारत लाए तो उसको यहाँ की आबोहवा रास आ गई। और वो भी अलग अलग जगह बदली। अब मिर्ची की अगर आप बात करें तो मिर्ची का संसार बड़ा अलग है। आप राजस्थान से आपका कुछ लेना देना है, जी। नागौरी मिर्ची होती है, हाँ जी। जोधपुर में राजा साहब के खेतों में मथनिया मिर्ची होती है जो मीठी मिर्ची होती है। कोल्हापुर में अगर आप हैं तो सकलेश्वरी मिर्ची होती है। अगर आप तेलंगाना में तो बड़गी मिर्ची होती है, गुंटूर मिर्ची होती है। कश्मीर में कश्मीरी मिर्ची के 2 प्रकार होते हैं। और भूत झुलकिया का जिक्र हमने अभी किया है, जिसको नेपाल की उसमें डल्ली मिर्ची कहते हैं। तो मैं कैसे मान लूँ कि ये सारी मिर्चें पुर्तगाल से ही, उनकी कितनी मिर्चें हैं? केन पेपर है, पापरिका है, पेरी पेरी है। हाँ, बिल्कुल। तो हमारे ख्याल से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में हम बहुत आसानी से स्वीकार कर लेते हैं कि कोलंबियन एक्सचेंज हुआ है। मैं एक उदाहरण आपको और देता हूँ। ये भी कहा जाता है कि जो अमरूद है वो भी विदेश से आया है, वो प्यारा कहलाता है। बंगाली में अमरूद को प्यारा ही कहते हैं, हाँ जी, जो पेरू से आया है। अगर आप जाएं, और मकई भी वहीं से आई कहते हैं, कौन भी, वहाँ तो हाँ जी प्रकार का होता है। आप ग्वालियर जाएं, किले के नीचे तलहटी में एक गुजरी रानी का महल है, वहाँ एक म्यूज़ियम है। उस म्यूज़ियम में पत्थर की एक मूर्ति है जिसका जो क्रोनोलॉजी है उसकी डेट
7वीं 8वीं शताब्दी है। उसमें एक आदमी हाथ में लेके मकई खा रहा है, वो और फल है ही नहीं, मकई का फल। कैसे मानने के साथ मकई भी उन्हीं के संग आई थी। मेरा ये हट बिल्कुल नहीं कि सारी चीज़ भारतवर्ष में पैदा होती है, मगर हमको ये स्वीकार करना चाहिए कि बहुत सारा खाना दुनिया में अनेक स्रोतों से आता है। और आज ये कि व्रत उपवास के दिन हम आलू खाते हैं। हाँ जी। और आज ये है हश्र हमारा कि दक्षिण भारतीय आज बड़े भटकते हैं कि हाय दूसरे में आपने अंडा क्यों डाल दिया, दूसरे में आपने पनीर क्यों डाल दिया, मगर दूसरे में आलू भी तो वहीं से आया ना, कहीं से। हाँ सही बात है, बिल्कुल आलू भी डोसे में, आलू भी तो बाहर से ही आया है ना। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचने की हैं। कोई इतिहासकार कोई फतवा दे दे और अधिकांश लोग आंख बंद करके ये बात स्वीकार कर दें कि केटी अचाया ने कहा है। केटी अचाया साहब की किताब है कंपेनियन टू इंडियन फूड। केटी अचाया साहब शुद्ध शाकाहारी फूड टेक्नोलॉजिस्ट कर्नाटक के थे। उन्हें तो बकरा कटता देख सकते थे, कभी उन्होंने स्वाद चखा था। उन्होंने इधर उधर से जो जानकारी उन्हें मिली, कुछ अबुल फजल से, कुछ NCERT से, कुछ दूसरे इतिहासकारों से, मुझे लगता है जो सबसे अच्छा काम इस दिशा में किया है प्रोफेसर ओम प्रकाश ने किया है। ओम प्रकाश की किताब है फूड एंड बेवरेज इन एंशिएंट इंडिया। वो करीब करीब आज से मेरे ख्याल में 60-65 साल पहले छपी थी। उनकी PhD है, बहुत अच्छी किताब है। उसमें एक श्लोक देते हैं, उसका अनुवाद देते हैं और अपनी तरफ से टिप्पणी देते हैं कि किस देश की किस हिस्से में क्या एक्सपर्टीज, उसका उल्लेख क्या है। वो मार्क्सवादी इतिहासकार थे। अच्छा। हाँ, मगर खाने पीने में उनकी रुचि थी और संस्कृत में हाथ उनका साफ था। तो मुझे लगता है उस जानकारी को मैं फिर भी अधिक मान सकते हैं। तो सर आप पूरा इंडिया घूमे होंगे, जगह जगह आपने अलग अलग जगह के खाने खाए होंगे, एक्सप्लोर करा होगा। क्या ऐसा आपको लगता है वाई इंडियन फूड इज़ सो डाइवर्सिफाइड? मतलब जो कल्चर्स, ट्रेडिशंस, रीजन्स है, मुझे लगता है वो वर्ल्ड ओवर है। इंडिया में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन आश्चर्य की बात नहीं है अखिल। देखिए, हम एक उपमहाद्वीप है, वी आर अ कंट्री विच इज ऑफ सब कॉन्टिनेंटल प्रोपोर्शंस। आज हम दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, मगर भारत विभाजन के पहले भी अगर हमारा विभाजन नहीं हुआ होता और पाकिस्तान भारत का हिस्सा होता और बांग्लादेश भारत का हिस्सा होता और नेपाल जो अखंड भारत एक तरीके से, जिसे आप अखंड भारत कहते हैं नक्शे पे, अखंड भारत शब्द से कई गलतफहमियां होती हैं। जी। मगर अखंड भारत तभी चीन से अधिक आबादी वाला और विविधता वाला देश होता। मगर मेरा ऐसा मानना नहीं है कि भारत में ही ऐसा है। यदि आप देखें, एक छोटा सा मुल्क हो सकता है, भारत की तुलना में इटली का आकार बहुत छोटा है जी, मगर क्या खाना जो सिसिली का है, वो मिलान का है, अलग है, फ्लोरेंस का है, वेनिस का है, सब एक है, अलग है। आप उससे भी छोटे देश में चले जाएं तो स्विट्जरलैंड में ऊपर नीचे प्रदेशों में खाने का बहुत अंतर मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि हमारे देश में ही खाने की विविधता है, मगर हमारे देश में अद्भुत also because I think यहाँ की टोपोग्राफी, डेमोग्राफी इस तरीके की, because we are subcontinent, yeah exactly, because we are ऊपर हिमालय है, नीचे समुद्र है जी, और एक तरफ दर्रे खैबर है, एक तरफ अराकान के जंगल है और समुद्री मार्ग से हमारा नाता जुड़ा हुआ है दक्षिण पूर्व एशिया से, आज से नहीं 2000 वर्ष पहले से जी। और दूसरी तरफ हमारे व्यापारी जाते रहे हैं पूर्वी अफ्रीका में कब से, तो हमारे खाने में तो विविधता होनी है। और ट्रेडिंग इंडिया की शुरू से ही रही सारी। तो कह रहा हूँ कि जो रेशम राजमार्ग था और जो समुद्री मसाला मार्ग था, ये दोनों भारत में मिलते थे जी, तभी तो भारत में जाहिर है कि खाने कल्चर्स वगैरह सब डेवलप होते गए। तो सर आपको कहाँ पे सबसे अच्छा, आप जैसे घूमे, आपको एक ऐसा कोई स्टेट या कोई रीजन लगता है कि यार यहाँ का खाना सबसे मेरे को अच्छा लगता है? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, मगर जिस खाने में मुझे बड़ा मज़ा आता है वो केरल का है। केरल का? अच्छा। केरल के खाने में मैं आपको बताऊँ क्यों है। जिसे हम केरल का खाना कहते हैं, वो केरल में एक धारा नहीं है। केरल में नंबूदिरी ब्राह्मणों का शुद्ध सात्विक साध्या भी है, वहीं नायर जो समुदाय है उसका मांसाहारी खाना है जो अपने को क्षत्रियों के समतुल्य मानते हैं। वहीं आपको सुरियानी, सीरियन, क्रिश्चियन मिलते हैं जो कन्वर्ट हुए थे ईसा से जन्म के पहली शताब्दी में, जब सबसे पहले अपोस्तल वहाँ आए। वहाँ का मापिला मुसलमानों का खाना है जो अरब ट्रेडर्स आक्रमणकारी के रूप में नहीं, व्यापारी के रूप में वहाँ पहुँचे थे और वहाँ की लड़कियों से शादी कर ली, तो मापिला शब्द का दामाद होता है। तो अच्छा। दामाद घर में बन गए थे, तो वो था। अगर वहाँ का खाना आप अप्पम खाएं तो वो जिस बर्तन में बनता है उसको चीना चट्टी कहते हैं, यानी पात्र चीन से आया था। वो पागुड़ा नुमा मंदिर होते हैं और मिट्टी की चट्टी होती है। अब बाद में अंग्रेज़ वहाँ आए, जूइश खाना भी वहाँ आया, डच इन्फ्लुएंस भी वहाँ है डच क्वार्टर में। तो मुझे लगता है कि वहाँ के खाने में आयुर्वेदिक सूझबूझ भी है, वहाँ के खाने में अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव भी हैं
मसाले वहीं पैदा होते हैं, मगर वहाँ गरम मसाला खाने में नहीं डालते। वो अगर आप स्टू खाएं, मान लीजिए शाकाहारी स्टू आप खा रहे हैं, उसमें आलू है, प्याज है, गाजर है, नारियल का दूध है, हाँ। 1-2 लौंग है, एक शायद छोटी हरी इलायची है, क्या तृप्तिदायक स्वाद होता है। वो खाने में वो गड़बड़ नहीं है। समझ गया मैं। और रेंज बहुत है। आप बटनी मसाला खा रहे हैं तो मटर का मसाला है, मगर अगर आप खा रहे हैं अवियल तो सारी सब्जियां मिला के बनाई गई हैं। हाँ जी। अगर आप उनका परप्पु पायसम खा रहे हैं तो खीर है जो चावल से नहीं दाल से बनाई गई है, जो गुड़ की मिठास वाली है। तो मुझे लगता है कि केरल के खाने में बहुत डाइवर्सिटी है। एक छोटे से प्रदेश में इतनी डाइवर्सिटी है। बिल्कुल, बहुत छोटा सा स्टेट और है। वो कहीं ना कहीं उसमें मज़ा है। जो मज़ा ये है कि आप जितनी बार खाएं उतना आपको आनंद आता है। बाकी खानों में हमारे एक मित्र थे, अब तो स्मृति शेष है उनकी, अली बाकर, वो कहते थे कि कुछ खाने आम फाम खाने होते हैं जो रोज़ के खाने होते हैं जी। कुछ खाने होते हैं जो तकल्लुफ़ के खाने होते हैं, जो दावतों में खाए जाते हैं जी। आपने कल मुझसे पूछा आप क्या खाना पसंद करेंगे, तो मेरे जो एक बड़ा मैं गुरु मानता हूँ खाने पीने के मामले में अपनी माँ के अलावा, पिता के अलावा, वो एक मोहम्मद फारूक नाम के लखनऊ के बावर्ची थे। ओके। उन्होंने एक बार मुझसे कहा कि फ़कत दाल रोटी बाकी सब बात खोटी। तो मुझे आज भी इस बात में लगता है कि अगर आपको खाने को अच्छी बनी दाल मिल जाए, कोई भी दाल हो, वो काली दाल हो, माँ की दाल हो, अरहर की दाल हो, चने की दाल हो, धुली मूंग हो, धुली उड़द हो, तो पीली मसूर हो, कुछ भी हो, अच्छी दाल हो, उसमें ठीक तड़का लगा हो, रोटी खरी और गर्म हो, आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं होती। बिल्कुल। बहुत अगर मन करे रंग बदलना हो, एक हरा शाक मौसमी उसमें आ जाए, वरना आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये केरल के खाने में गुण सबसे ज़्यादा है। या फिर ऐसा है कि अप्रत्याशित खाना बंगाल का सा हो कि खाने की शुरुआत कड़वी चीज़ से हो और फिर मिठास पे ख़त्म करे। अच्छा। तो अगर आप खा रहे हैं, चौड़चड़ी आप खा रहे हैं, आप बोड़ी दिए भरता खा रहे हैं, आप लाऊ चिंगड़ी खा रहे हैं, चीज़ें छोटी छोटी हैं जी। कि लौकी के साथ झींगा बना हुआ है जी। मछली की ज़रा सी बास भर आ रही है, उसके साथ सब्जियां आपने सब मिला दी हैं, पत्ते हैं, डंठल हैं, सब कुछ, चौड़चड़ी है, तो उस खाने में भी बड़ा मज़ा है। तो सर जो भी आपने बंगाल की बात करी, एक हमारा मज़े में ही चलता रहता है कि ये जो ये गोलगप्पा है या पानी पूरी है, ये कहाँ बना? नहीं देखिए, ये प्रश्न मेरे ख्याल में थोड़ा क्षमा करें मुझे कि बेकार का प्रश्न है। अच्छा। क्योंकि ऐसा आप किसी से पूछेंगे रोटी कहाँ बनी, सर ये लेकिन रोटी पहले कहाँ बनी, ये तो कोई बता नहीं सकता। तो वही बात है कि आपको अगर आपके पास घर में पकाने भर को तलने भर को तेल था, संयोगवश आपने एक दिन दाल की पूड़ी भी बना ली, कचौड़ी भी बना ली, फिर आप एक छोटे आकार की पूड़ी बना लेंगे। हाँ। तो जब छोटे आकार का गोलगप्पा बना तो उसमें भरेंगे क्या, अंगूठे से छेद पड़ा, जो फिर आपने कहा इसमें कुछ विशेष चीज़ भर देते हैं। तो गोलगप्पा क्या होता है, आप गोलगप्पा कहें, पानी पूरी कहें, पुचका कहें, है वो छोटी सी पूरी जिसमें खस्तगी आती है, थोड़ा सूजी मिली है, थोड़ा आटा मिला है, उसके भीतर आपने उबले आलू भरे हैं, उबले काबुली चने भरे हैं, हरी मिर्च डाली है, थोड़ा हींग का पानी है, थोड़ा इमली का पानी है, थोड़ा चटनी है, यही तो है ना। तो वो बनाने वाले का अपना लोकल नुस्खा है, थोड़ा मसाला आपने बुरक लिया, आप खुश हैं। मगर ये स्ट्रीट फूड है जिसमें कहना बड़ा कठिन है कि कहाँ बना। और सर जो वीट है दैट हैज इट्स ओरिजिन्स इन इंडिया, वो भी बाहर से है? वीट का कुछ हिस्सा भारतवर्ष में हजारों वर्ष से होता है, जिसे गोधूम कहते हैं, वेदों में इसका उल्लेख मिलता है। गोधूम। और चना है जिसको चणक कहते हैं। ओके। शल्य है जिसको बेस्ट क्वालिटी राइस कहते हैं। ओके। शाक है जो वैरायटी ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है। ओके। मगर ऐसा कहना कठिन है कि भारत ही उसका उद्गम है, सेंट्रल एशिया है। और भारत में जिस चीज़ का जन्म निश्चित रूप से माना जाता है, एक प्रकार का चावल, ईख, गन्ना, मगर बाजरा भी अगर आप देखें तो 10,000 15,000 वर्ष पहले तो बाहर से आया है ना, नारियल भी बाहर से आया है। अच्छा, बाजरा भी बाहर से आया है? अफ्रीका से आया है, ये माना जाता है। जिस तरह से डीएनए क्योंकि हमारे राजस्थान में बाजरे की रोटी तो बहुत खाई जाती है। खाई जाती है, उसकी तासीर है, गर्मियों में ठंडा है, ठंडे में गर्म है। बाजरे की आप रोटी खा सकते हैं, खीर खा सकते हैं, रावड़ी खा सकते हैं, बाजरे की खिचड़ी खा सकते हैं, बहुत बिल्कुल। घर पे भी हमारे बाजरे का खिचड़ा और उसे बहुत बनता है, खिचड़ा भी बन सकता है। और मगर जैसे आपके यहाँ बाजरे का महत्व है राजस्थान में और गुजरात में, वैसे ही दक्षिण में ज्वार का है। हाँ जी, बिल्कुल। कर्नाटक में रागी का है, बिहार में मड़ुए का है, बिल्कुल, बिहार में फिर रागी का है। तो मुझे लगता है कि हर जगह मिलेट्स, जहाँ सिंचाई का अभाव था, जहाँ वो अनाज पैदा होता था
जिसके लिए बहुत सिंचाई की ज़रूरत नहीं होती है, तो वो मिलेट्स यूज़ होते थे। और जो सर हमारे जो राजपूत वॉरियर्स वगैरह की बात करते हैं, हम भी राजस्थान में बहुत देखते हैं, उनके फूड में जो इतना नॉनवेज का इन्फ्लुएंस है, मतलब उसके दो कारण हैं। उसके एक तो कारण ये कि वो शासक थे, उनका खाना आम आदमी से फ़र्क होना था। दूसरे, वो शिकार पे जाते थे। ओके। तो शिकार में वो सुअर की सांड भी खाते थे, खरगोश भी खाते थे, बकरा तो खाते ही खाते थे, हिरन मार के खा लेते थे। मगर जो मारवाड़ी संप्रदाय था वो, या जैन समुदाय था, वो तो बिल्कुल नहीं खाता था। मगर राजपूत अगर आप देखें तो राजपूतों में सामिश भोजन के दो कारण हैं। एक तो वो शासक हैं, उनका खाना औरों से फ़र्क होना चाहिए, और सिपाही मानता है कि मुझे मतलब खाने के लिए इस तरह का भोजन, तामसिक भोजन चाहिए। हाँ जी। शादियाँ उनकी राज परिवारों में ही होती थी। हाँ जी। तो वो भी खाने का इनपुट आया करता था। हाँ जी। तो ये उसका कारण है। पर ये ऐसा नहीं कि सभी क्षत्रिय सभी ब्राह्मण शाकाहारी होते हैं। कश्मीरी ब्राह्मण मांसाहारी होते हैं। सर एक मैंने सुना था गोवा में एक सारस्वत ब्राह्मण। हाँ, नहीं, मगर आप उनकी बात क्यों कर रहे हैं? कश्मीर के सारे ब्राह्मण गोश्त खाते हैं। हाँ जी। जो शैव है। सारस्वत ब्राह्मण गोवा के गोश्त खाते हैं। हाँ जी। महाराष्ट्र के अनेक ब्राह्मण गोश्त खाते हैं। हाँ जी। जो और तो और उड़ीसा के पंडे हैं, वो भी मछली बड़े मज़े से खाते हैं। जो देवी के उपासक हैं, वो सारे के सारे बलि देते हैं और प्रसाद में मांस ग्रहण करते हैं। तो कैसे इसके पीछे से रीज़न क्या अवेलेबिलिटी है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे सारस्वत ब्राह्मण, देखिए सारस्वत ब्राह्मण जो है वो समुद्र के तट पे रहते हैं। जी। तो उनको जो सबसे सुलभ प्रोटीन है वो दाल थोड़ी है, वो मछली, फिश है। एग्जैक्टली। बंगाल में लगभग यही स्थिति है, उड़ीसा में लगभग यही स्थिति है, केरल में लगभग यही स्थिति है। तो ये जो, बल्कि ये जो ब्राह्मण और सारे वैश्य समुदाय भी शाकाहारी नहीं है। यदि आप तमिलनाडु के चेट्टीनाड परिवार को देखें तो जो समुद्र पार यात्राएं करते थे वो सब मांसाहारी हैं। आखिर चेट्टीनाड वाले सारे के सारे वैश्य हैं ना। जी। सारे मांसाहारी। जी। तो सर एक मेरा आपसे थोड़ा क्वेश्चन है। मेरे फ्रेंड ने एक्चुअली कहा था कि आप ज़रूर सर से पूछना। अभी आजकल ना मॉडर्न इंडियन फूड बहुत आ गया है, इंडियन फ्यूजन जिसको कहा जाता है, उस पे आपका क्या टेक है सर? मतलब व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इंडियन कुजीन? नहीं, there are two different questions. The future of Indian cuisine is a different question. Yeah. But let's take the Indian fusion. Indian fusion. Fusion has always been there. तो आज फ्यूजन हो रहा है, ये कोई नई बात थोड़ी। अब हम अभी कुछ देर पहले चर्चा कर रहे थे, डोसा खाया जाता था, आलू आया, मसाला डोसा बनने लगा। ये फ्यूजन है कि नहीं? फ्यूजन है, बिल्कुल। आप पहले समोसा नहीं खाते थे, मध्य एशिया से समोसा आया, हमने उसमें आलू भरा मसाले का, तो समोसा बन गया। बंगाल में कुचला आलू नहीं गया, टुकड़े काट के छौंका आलू गया तो सिंघाड़ा हो गया। हाँ। अब आपने उसमें खोआ मावा भर दिया तो लवंग लतिका की तरफ चला गया। अगर आप मांसाहारी थे तो आपने अंडे का समोसा बना लिया, आपने कीमे का समोसा बना लिया, आपने भले। अभी हाल में गुजरात से आया हूँ, तो वहाँ गुजरात में भैंस के समोसे बड़े अच्छे मिलते हैं। भैंस के समोसे? भैंस पूरी भैंस के नहीं। अच्छा। भैंस के कीमे के। अच्छा। और औरंगाबाद में मैंने खोमचे में देखा, उसमें लिखा था बिफ समोसा। बिफ समोसा का मतलब क्या है? ये सारे समोसे, अंडे के समोसे, कीमे के समोसे, मांसाहारी समोसे। और सर समोसा कहाँ से आया? सॉरी, समोसा आया मध्य एशिया से, ईरान से। वहाँ जहाँ पे उसको समबूसा बोला जाता है। नहीं, वहाँ तो उसको हम हिंदुस्तान में उसका नाम शमूशक होता था सबसे पहले। अच्छा। समूशक का उल्लेख हिंदुस्तान में सबसे पहले मिलता है। मध्य एशिया में समोसा नाम से उबला बेक किया हुआ घोड़े के मांस वाला समोसा भी बनाया जाता था। अच्छा। मगर जो समोसा भारत में आया वो पर्शिया से आया, जिसका सबसे पुराना रूप हैदराबाद की लुकमी है। पतली तिकोनी पेस्ट्री जिसके भीतर मुर्ग का कीमा होता था और चिलगोजे भरे रहते थे। बहुत ही नफीस समोसा, छोटा सा है। ओके। और एक और डिश पूछूंगा सर, फिर मैं फ्यूचर ऑफ इंडियन फूड पे आऊँगा। बिरयानी जो है ये कहाँ से है? बिरयानी का भी अगर आप जिक्र देखें तो बिरयानी का जिक्र पुरानी ऐतिहासिक किताबों में नहीं मिलता। जो मिलता है वो पुलाव का मिलता है। पुलाव का। और पुलाव जो है वो सेंट्रल एशियन पिलाफ है। पिलाफ जो यूरोप तक जब पहुंचता है तो पायला हो जाता है। ओके, पायला हो जाता है। और जब हिंदुस्तान में आता है तो पुलाव होता है। अब आप मुहावरे देखें भाषा के, अगर आदमी बात कर रहा था तो ख्याली पुलाव पका रहे थे, कोई ख्याली बिरयानी पका रहे थे, सुना? नहीं। आज से 150 साल पहले बिरयानी का नाम कहीं नहीं मिलता था। 100-125 साल पहले शरर साहब ने किताब लिखी है गुज़िश्ता लखनऊ, उसमें वो कहते हैं लखनऊ वाले बिरयानी को निहायत वाहियात खाना समझते हैं, उसको मलगोबा इसमें सब चीज़ें मिला दी गई हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं।
बासमती का चावल आपने तबाह कर दिया, इसकी अपनी खुशबू होती थी बिरयानी में, उसमें आपने केसर डाला, केवड़ा डाला, रंग डाला, दूध डाला, तो उसमें कलाकारी बहुत दिखाई, आपने तह लगाई, दम पे पकाया। फिर आपने कहा तो बिरयानी तो इसलिए ईजाद हुई जब बड़ा इमाम बाड़ा बन रहा था तो मजदूरों के लिए एक देग में सभी बिरयानी बनती थी। क्या उस देग में केसर पड़ता था? क्या उस देग में केवड़ा पड़ता था? तो ये वही जो आप उस तरह की कहानी कह रहे हैं ना, जो वाहियात कहानियाँ, बैक स्टोरी, लच्छे कहानियाँ सुनाए जाते हैं, वो है उस तरह। वही मोहम्मद फारूक मियाँ कहा करते थे कि ये सारे खाने, बिरयानी हो या वो हो, ये रईसों के चोचले हैं, गरीबों की रोटियां हैं। जो खाना पकाने वाला था वो उसमें 10 नुस्खे बताता था। रईस आदमी कहता था जी मैंने आपके लिए क्या नफीस बिरयानी बनाई है। अब आप पता नहीं शाकाहारी हैं मांसाहारी हैं। अगर मैं मांस खाता हूँ, अगर आप घर में नहीं आता। नहीं, घर में नहीं आता, बड़ी अच्छी बात है। मगर अगर आप मांस खुद खाते हैं, कभी आपने हैदराबाद की बिरयानी किसी दोस्त के हाथ से मंगवा के खाई है? जी मैंने वहाँ जाके खाई हुई है। कहाँ खाई थी आपने? अब सर याद नहीं। लोग आपको ले होंगे पैराडाइज। पैराडाइज ही मगर है। पैराडाइज वाला तो हैदराबादी है ही नहीं, वो तो ईरानी है, ईरानी चाय खाने वाला है, उसने वहाँ हैदराबाद में दुकान खोली हुई है। हैदराबाद की असली बिरयानी मिलती है पत्थर घट्टी में, मदीना में, मदीना मस्जिद के ठीक सामने पत्थर घट्टी में वो डेग लगाए रखता है, आप ऑर्डर दीजिए, उसकी बिरयानी खाइए। मगर वहाँ आजकल बिरयानी वहाँ भी खाने को नहीं मिलती। वहाँ बिरयानी सऊदी अरब की आ गई है, ओ, जिसमें एक मुर्गा रख देते हैं ऊपर तला हुआ। हाँ। मुर्गी की बिरयानी भला भैया कहाँ हुई? तो गोश्त की मटन की होनी चाहिए, मतलब मटन की ही होनी चाहिए आमतौर पे। मगर उसमें दिक्कत ये है कि पुलाव की अगर परिभाषा भावप्रकाश निघंटू में देखें, वो है मांस मसालों के साथ, चावल के साथ सुवासित तरीके से पकाया हुआ। ओके। अब बिरयानी और पुलाव का जो फ़र्क है वो पकाने की कलाकारी और सफाई का है। अगर आप पुलाव पका रहे हैं तो चावल को आप तलते नहीं हैं। बिरयानी शब्द का मूल है बिरिंज बिरियां, यानी तले हुए चावल। अब तले हुए चावल का फ़र्क क्या पड़ता है? चावल को अगर आपने हल्का सा तल दिया आखिर तो टूटेगा नहीं पहले, एक बात। हाँ जी, आसानी से हाँ जी, टूटने को तो खराब जी हाँ ऑफ कोर्स, बट आसानी से नहीं टूटेगा। दूसरी बात, वो जज्ब नहीं करेगा यखनी को। पुलाव में चावल का दाना अगर सलामत है, तला नहीं है, तो उस यखनी के शोरबे के जायके को जज्ब करेगा। जब आप चावल खाएंगे तो एक एक दाने में आपको उस यखनी का स्वाद मिलेगा। मैंने अभी हाल में सबसे बढ़िया अपने जीवन का पुलाव खाया था, वसीफुद्दीन डागर उस्ताद जो ध्रुपद गाते हैं उनके घर में। क्या पुलाव था, आखिर में खाया और मैंने बड़ा लगा कि मैंने क्यों पहले और चीज़ें खाई। इसके लिए तो जगह अलग से रखनी चाहिए। उसमें कलाकारी ये है कि गोश्त पका अलग से है, उसकी यखनी में चावल पका है, ओके, फिर तह लगी है। गोश्त में भी जायका है और चावल में भी जायका है। बिरयानी में गोश्त 9/10 पका है, चावल में कनी छोटी है, और आपने गोश्त को गला दिया गलावट से, और आपने जब परतें लगाई तो इस तरह लगी कि नीचे वाली परत और सबसे ऊपर वाली परत बराबर पकेंगी। गलावट फैट होता है क्या? नहीं, गलावट इज अ टेंडराइजर। नहीं, देखिए होता है ना कि जब आप बिरयानी पकाने बैठते हैं, मिर्च चढ़ाते हैं, तो कलाकारी उसमें ये है कि सबसे नीचे की तह और सबसे ऊपर की तह बराबर पकी हो, और बीट नीचे और ऊपर बराबर पका हो। और बिरयानी को आप ऐसे उड़ेल के नहीं निकालते ना, काटते हैं बिरयानी जी। तो बिरयानी पकाना कलाकारी ज़रूर है, मगर मेरा ये मानना है कि उसमें इतने जायके होते हैं कि आप मज़ा नहीं ले सकते। और चाहे आप पुलाव खाएं, चाहे बिरयानी खाएं, एक वक्त में आपको एक चीज़ खानी चाहिए। जो शरीफ खाने वाला होगा वो शुरू में कबाब खा लेगा, बिरयानी खाएगा, पुलाव खाएगा, घर खोल घर जाएगा। अब आजकल इस तरह के वाहियात लोग होते हैं कि पुलाव की तशरीह में, बिरयानी की तशरीह में, फिर उसमें कौरमा डाल लेते हैं। हाँ, वो मज़ा ख़राब हो जाता है। उनके लिए तो नहीं होता ना, हमारे लिए होता है, देखने वाले के लिए ख़राब होता है, उनके लिए ख़राब होता है, तो खाते हैं दाल को सान के चावल की तरह खाते हैं। सर मेरा एक जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा था फ्यूचर ऑफ इंडियन कुजीन का, तो एक रेस्टोरेंट है बॉम्बे में मास्क के नाम से। हाँ, वो साधु चलाते हैं उसे। हाँ जी। नहीं, मैं देखिए साधु साहब बड़े अच्छे गिफ्टेड शेफ हैं। हाँ जी। मगर मैं बहुत मुतासर नहीं हूँ। मैं बताऊँ कि वो अपने आप में बहुत ओरिजिनल कॉन्सेप्ट नहीं था, वो कॉन्सेप्ट नॉर्मा से लिया गया था। हाँ जी बिल्कुल। तो पहली शिकायत तो मेरी ये है कि अगर किसी ने हिंदुस्तान में खाने का फ्यूचर आगे बढ़ाना है तो उसने कोई ओरिजिनल कॉन्सेप्ट रखना चाहिए। ये नहीं कि ये कॉन्सेप्ट नॉर्मा में था कि फार्म पे आता था और जो लोकल प्रोड्यूस होती थी उसको मैं लाया, टटोर का प्रॉब्लम था, ये चीज़ यहाँ पैदा होती है, उसी को मैं आपको देता हूँ, मैं कश्मीरी हूँ तो मैं आपके लिए कश्मीर से गुच्छी भी लाया हूँ, ये भी लाया हूँ, वो भी लाया हूँ।
मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, ही इज़ अ वेरी गिफ्टेड शेफ। सर मेरा इसमें एक टेक है, फिर आप बताना। मेरा बस ये है कि जैसे उन्होंने ना एक पॉपअप करा था दिल्ली में 3 डे, अभी जैसे गगन आनंद भी कर रहा है, तो मैं वहाँ जाऊँगा, वो पॉपअप जो हिमांशु ये साधु ने करा था। तो सर मुझे एक चीज़ बड़ी कमाल लगी कि उन्होंने ना इंडिया की अलग अलग जगहों से चीज़ें निकाल के जो इंडिया में थी। देखिए ये भी बात माफ़ कीजिएगा, मैं आपको तो जी जी जी, आप बिल्कुल आप बोलिए। उन्होंने पहली बार नहीं किया है, आज से कई दसियों साल पहले मनीष मल्होत्रा ने इंडियन एक्सेंट जी करा था। उसमें हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्से की चीज़ें लाके ये बात भी है करके एक टेस्टिंग मेन्यू में सामने रखा था। तो इसके अलावा ये काम बहुत अच्छा जकरिया ने किया है, जो बॉम्बे कैंटीन में काम करते थे। हाँ जी, बॉम्बे, हाँ जी। तो वो मुझे लगता है सेठ साहब, समीर सेठ के संग क्लॉट जो बेचारा, वो तो उनका जो मेंटर शेफ था वो तो मर गया कोविड में। हाँ जी हाँ जी। मगर मुझे लगता है कि आज ये कहना कि मैं हिंदुस्तान से कई चीज़ें लेके आया हूँ, पहली बार देखिए मैंने क्या, और गगन भी टैलेंटेड शेफ है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, मगर वो इंडियन फूड का फ्यूचर नहीं है। नहीं, फ्यूचर नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा। उनका जो रेस्टोरेंट इतना चर्चित बैंकॉक में रहा, वो इंडियन फूड का नहीं था, वो एक तरह का कॉन्सेप्ट है, मुझे तो लगता है वो जो सेल हो रहा है। कॉन्सेप्ट क्या था कि प्लेट निकालिए और चाट लीजिए, लिक इट अप। तो हिंदुस्तान में जो भूखा आदमी अपनी प्लेट भी चाटता है, पत्थर भी चाटता है, इंडिया भी चाटता है। तो गोरों के लिए बड़ा अच्छा था कि तब प्लेट चाटो, उसके इतने पैसे भी लो और 6 महीने टेबल का इंतजार भी करो। बिल्कुल। मैं बिल्कुल ये नहीं कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, गगन इज़ अ वेरी टैलेंटेड शेफ, साधु साहब इज़ एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड प्रॉमिसिंग शेफ, मगर shall we say that as Queen Victoria is supposed to say I am not impressed। आप क्या कर रहे हैं, आप किसको बना रहे हैं, मतलब मैं आपसे आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ जी, मगर आप अगर आपने ही पहले नहीं देखा है तो ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैंने आज से 25-30 साल पहले मनीष मल्होत्रा को इंडियन एक्सेंट में बिल्कुल बहुत अच्छी तरह करते हुए देखा, बिल्कुल। तो मैं इसको आज आपकी नुमाइश क्यों मानूं। एक बात, अब ये दोनों मित्रों का जिक्र आपने किया तो कुछ और नाम लेने ज़रूरी हैं। जैसे मुझे लगता है कि मेरे जो फेवरेट शेफ़ हैं वो विनीत भाटिया है। ओके। जो पहले इसको लंदन में मिशेलिन स्टार मिला था। अब मिशेलिन स्टार जहाँ जहाँ उन्होंने हाथ लगाया उनके हर रेस्टोरेंट में मिशेलिन स्टार मिला। जी। फैंटास्टिक प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड डिस्प्ले ऑफ फूड, मगर वो आदमी अपने इंडियन फूड की ट्रेडिशन को बरकरार रखता है। जब वो आपको चौकोर हरे रंग की जलेबी भी खिलाता है तो जलेबी है, उसमें हरा धनिया है, इलायची है, पेपरमिंट है और चौकोर जलेबी है, मगर है वो जलेबी जी, वो उसका इंस्पिरेशन हिंदुस्तानी जलेबी है। तो मेरे ख्याल में विनीत भाटिया एक ऐसे शेफ हैं जो पिछले 25-30 साल से जी इंडियन फूड के नाम पे इंडियन फूड की आइडेंटिटी को गंवाए बिना आइडेंटिटी को गवाए बिना, बहुत आपने इम्पोर्टेंट लाइन बोली। ये है कि अब उनकी कहानी फ़र्क है। हमारे वाले दूसरे मित्र हैं, विकास खन्ना है, उनका जुनून है, बड़ा नाम है, वो भी ओबामा भी उनके यहाँ खा चुके हैं, फलाना भी उनके यहाँ खा चुका है। मगर मुझे लगता है कि आपके खाने की इंडियन फूड का फ्यूचर और इंडियन फूड की कसौटी सैन फ्रांसिस्को में नहीं है, वो लंदन में नहीं है, वो दुबई में नहीं है, वो स्विट्ज़रलैंड में नहीं है। आए तो हेनरी क्लिंटन भी यहाँ बुखारा में आए, बिल्कुल। जापान के क्राउन प्रिंस भी यहाँ बुखारा में आए, बिल्कुल। बुखारा में तो सब आते हैं सर, सब आते हैं और जाते हैं। तो वो जो पुराना फिल्मी गाना था, जैसे तो आते जाते हैं, तो अगली बार कहते ये क्लिंटन का मेन्यू है, ये क्राउन प्रिंस का मेन्यू है। आप मुझे एक बात बताइए कि ढाबे में जो ट्रक ड्राइवर बैठ के खाता है वो कहता है कि सारी तेरे बटर चिकन में मज़ा नहीं आया, तेरी काली दाल में तूने ऊपर पनीर इतना काहे को टिक्का डाल रखा है, ये टिक्का मुँह से खिंच रहा, गला नहीं है। उसको मैं मानता हूँ हिंदुस्तानी खाने का फ्यूचर तय करने वाला आदमी। आप जाएंगे गगन के यहाँ जी, आपके पास सामर्थ्य है, पैसे हैं जी, आप मनीष के यहाँ भी जाएंगे जी। पता नहीं मनीष का रेट आजकल क्या है, आजकल तो हिंदुस्तान में मिलता ही नहीं, उतना ही है, 7,500-8 हज़ार पर पर्सन जो आता है, विदाउट वाइन पेयरिंग, विदाउट अल्कोहल। अगर हाँ अल्कोहल भी, मतलब वहाँ जाएंगे तो हम दारू क्यों नहीं पियेंगे सर? बिल्कुल। तो खाना पीना है, हम पहले पियेंगे, फिर खाएंगे, फिर पियेंगे, फिर घर आएंगे। उसमें मेरे ख्याल में हिंदुस्तानी खाने का फ्यूचर हिंदुस्तानी तय करेगा और हिंदुस्तान में ही तय होगा। वो बैंकॉक में तय नहीं होगा, वो सिंगापुर में तय नहीं होगा, वो सैन फ्रांसिस्को में शुजीत नहीं करेंगे, वो लंदन में नहीं होगा, वो दुबई में नहीं होगा। वो दुबई में पैसा है, अरब शेख खाना खा रहे हैं, बेस्ट क्वालिटी ऑफ बासमती जाएगी, बेस्ट क्वालिटी ऑफ बकरे जाएंगे और कहेंगे हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। मगर दिक्कत क्या है, आखिर में हमारे कई छोटे यंगर मित्र हैं, आपसे भी यंग उम्र के जी, कॉल सेंटर्स में काम करते हैं, फ्री पे खाना मिलता है तो पिज़्ज़ा खाते हैं, बियर पीते हैं, मगर घर जाके पेट नहीं भरता, तो घर में वो फिर बासी रोटी और दाल ही खाते हैं। मगर दोस्तों के सामने वो
यार हम तो मॉडर्न हैं, हम तो गुड़गांव में कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं, हम ये थोड़ी कह सकते घर से लंच लेके आए हैं। हाँ, हम पिज्ज़ा ही खाएंगे। हम अब उसमें हम थोड़ा हिचकेंगे कि हम ये कहीं सुअर तो नहीं है, कहीं ये टेंडरलॉइन के नाम पे मैंने अपने इतने मित्र देखे हैं जो भैंस का कीमा भी खाने को हैमबर्गर में राजी नहीं है। बड़ा अच्छा है, हाँ, नहीं खाना चाहिए अगर आप शाकाहारी हैं। हाँ। मगर फिर आप काहे को इतना मॉडर्न बनने के चक्कर में पड़े हुए हो कि मैं शाकाहारी हूँ, मैं कुछ नहीं खाता हूँ, मैं फिर बकरे का कीमा भी नहीं खाऊंगा। मैं व्यक्तिगत रूप से मगज नहीं खा सकता हूँ। ओके, ब्रेन। हाँ, मेरे लड़के कह रहे तुम दूसरों का मगज खाते हो, तुम मगज खा के तो ये समस्या ये है कि अगर आप गुर्दे कपूरे नहीं खाते हैं, तो गरीब आदमी तो चिकना वो आटे ही खाता था, फेफड़े ही खाता था। बिल्कुल, वो तो सब खा सकते, दे आर ईटिंग टू सर्वाइव। हम पंजे और सर खाते थे कि मुर्गे के पंजे, जी जी या जी, खरोड़े तो का सूप भी, जो और मुर्गे की कलगी। तो मुझे लगता है कि जो आपका ये सवाल है वो थोड़ा उलझा हुआ है जी। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला देश है जी। हमारी आबादी 1 अरब 40 करोड़ के आसपास है जी। हमारे खाने का भविष्य हम तय करेंगे, बाहर वाले नहीं तय करेंगे। वो लंदन में चटनी मेरी, वीरास्वामी, सिनेमन क्लब ये नहीं तय करेंगे। क्या बात है सर, बहुत बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। मैं इस टॉपिक को एंड करूंगा। कोई आपके फाइनल नोट्स हो तो आप बोल सकते हैं। अब तो वो जो खाने का इंतजाम आप कर रहे हो वो खाएंगे बिल्कुल सर। बहुत अच्छा लगा एंड मैं इतना मेरे को मजा आया कि मैं आपके साथ और रिकॉर्ड करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर कम से कम 20-25 पॉडकास्ट का मटेरियल है। यू कैन गो ऑन एंड हम करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, मीन्स अ लॉट। थैंक यू सो मच एंड आई होप द ऑडियंस इज आल्सो एंजॉय। ऑडियंस आई होप इज हैप्पी। यस, आई मस्ट अपोलोजाइज कि इतनी बार आपसे वादा होता रहा कि कल मिलेंगे, परसों मिलेंगे। नहीं सर, मिल लिए, हो गया, मजा आया, आगे फिर करेंगे इसको। थैंक यू सो मच।